एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह अपने हाथों से बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचा करता था और इस काम से उसे अच्छी आमदनी भी हो जाया करती थी। उस मूर्तिकार का एक छोटा सा बच्चा भी था। वह खेल खेल में अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने का अभ्यास भी करता रहता था। धीरे धीरे उसे मूर्तियां बनाने की अच्छी जानकारी हो गई और वह अब खूबसूरत मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचा करता था। बेटे की बनाई मूर्तियों की लोग खूब सराहना करते और उसकी अच्छी कीमत भी देते। और दोस्तों, यह सब कुछ देख उसके पिता भी बहुत खुश हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी मूर्तिकार अपने बेटे की बनाई मूर्ति को जब देखता तो उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य ही निकाल देता और बेटे से कहता कि अगली बार इस कमी को ठीक कर देना। बेटा अपने पिता की बात को बहुत ध्यान से सुनता और उनकी बताई गई सलाह को मानकर आगे से इस कमी को दूर करने की कोशिश करता था। बेटे की लगन और मेहनत की वजह से उसकी बनाई हुई मूर्ति अब और खूबसूरत बनने लगी और उसकी कीमत 2 गुना मिलने लगी, जबकि वहीं उसके पिता की बनाई मूर्तियों की कीमत ज्यों की त्यों थी। लेकिन यह क्या बात हुई, अभी भी उसके पिता उसकी बनाई मूर्तियों को देखता तो उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता, लेकिन बेटे को अपने पिता द्वारा निकाली गई कमियां अब चुभने लगी। फिर भी वह उस कमी को ठीक करने का पूरा प्रयास करता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन फिर बेटे की द्वारा बनाई गई मूर्ति को देख पिता ने कुछ कमियां निकाली और उसे आगे से सही करने का सुझाव दिया। लेकिन आज बेटे की सब्र की बांध टूट गई और वह गुस्सा कर बोला, पिताजी, क्यों आप बार बार मेरी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकाला करते हैं? मुझे पता है कि आप कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। पहले आप उन्हें सुधारें, मेरे पीछे परेशान मत रहा करें। मेरी बनाई गई मूर्तियाँ एकदम परफेक्ट होता है, इसमें कोई कमी रहती ही नहीं। मूर्तिकार ने अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और आगे से अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। दोस्तों, कुछ महीने बीत गए। बेटे का धंधा ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि पहले तो मेरी बनाई गई मूर्तियों की खूब सराहना होती थी और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती थी, पर अब ना तो कोई मेरी मूर्तियों का बखान करता है और ना ही अच्छी कीमत देता है। वह इस बात को सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था। अब जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पिता के पास जाकर इस समस्या के बारे में बताया। उसके पिता ने अपने बच्चे द्वारा बताई गई परेशानी को बहुत ही ध्यान से सुना और सुनने के बाद एकदम शांत रहा। यह देखकर बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने पिता से फिर बोला, मैं इतना परेशान हूँ, लेकिन आप तो एकदम चुप बैठे हैं, जैसे लग रहा है यह सब बात आपको पहले से ही पता थी। तब मूर्तिकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हाँ बेटा, मुझे यह सब पहले से ही पता था, क्योंकि इस हालात से मैं भी गुजर चुका हूँ। कई वर्ष पहले मुझसे भी यही गलती हुई थी और मैं भी तुम्हारी तरह अपने पिताजी से ऐसे ही बेतुकी बातें करने लगा था जैसे तुमने मेरे साथ किया है, और उस समय मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। बेटा शिकायत भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, उस समय आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मूर्तिकार बोला, बेटा, तुम उस समय समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहम ने जन्म ले लिया था, इसलिए उस समय मेरा तुमसे कुछ भी कहना तुम्हें बकवास ही लगता। बेटा, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी बनाई मूर्तियों की अपेक्षा तुम्हारी मूर्तियाँ कई गुनी अच्छी होती हैं। मेरी निकाली गई कमियाँ या मेरी दी गई राय शायद सही ना हो, लेकिन जब तक तुम मेरी निकाली गई कमियों और सलाह को सुनते थे और उस पर अमल करते थे तो तुम उससे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और यही प्रयास तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुम्हें लगने लगा अब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, उसी दिन से तुम्हारे कामयाबी पर ग्रहण लग गया। बेटा, इस दुनिया में लोग हमसे बेहतर से बेहतर की उम्मीद रखते हैं। यही कारण है अब लोग तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों का ना तो तारीफ करते हैं और ना ही उसकी अच्छी कीमत देते हैं। यह सारी बातें सुन बेटे की आंख नम हो गई और वह मूर्तिकार से कहने लगा, पिताजी, अब आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पिता बोले, बेटा, तुम्हें यह मानना होगा कि तुम में कुछ ना कुछ कमियां तो अभी भी है, जिसे ठीक करना है, फिर देखना सब अच्छा होगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बस हमें अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।